चौथा विभाग नगरीय विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें आवास और शहरी विकास का भी है, रोजगार और गरीबी उन्मूलन का भी है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए क्षेत्र को भी, इन सभी को इस सेक्टर के साथ जोड़ा गया है। और पांचवा ग्राम्य विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, तार, राजस्व, इन सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा विभाग है राजस्व संग्रह से संबंधित, जिसमें राजस्व कर और निबंधन से संबंधित, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन का है, एक्साइज का है, परिवहन का है, और भी अन्य जितने भी कर और करेक्टर राजस्व से जुड़े हुए जितने भी विभाग आते हैं, सबको इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा शिक्षा का है, जिसमें हर प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ा गया है। स्पोर्ट्स को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आठवां जो सेक्टर है वह विविध क्षेत्र में है, गृह विभाग, गृह है, कारागार है, इसमें अन्य जितने भी विभाग आते हैं सबको इसके साथ जोड़ा गया है। नौवां विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य का, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य का है, परिवार कल्याण का है, मेडिकल एजुकेशन है, आयुष का है, महिला और बाल विकास का है। और 10वां सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म का है। इन सभी को इसके साथ जोड़ करके व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है, और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इसको, इस टारगेट को अचीव करेगा। और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। आ गया पूर्ण जवाब। अगर अनुमति हो तो नेता सदन से मैं अनुपूरक पूछना चाहूंगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आपने आंकड़े दिए सिर्फ और सिर्फ विभागों के नाम रहे। नेता सदन, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरा प्रश्न भी यही था और मैं उसे अनुपूरक के रूप में वापस से आपके सामने लाना चाहूंगी कि जिन जिन विभागों, जिसमें कि मैंने जो खुद जानकारी ली है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज के लिए और इंडस्ट्री, इन डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए हमारे अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने के लिए। और आज वर्तमान की स्थिति में ये सब अपने अपनी जगह से 4-4 टाइम जब ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा ग्रोथ को देंगे, तब जाकर के हम वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कहीं पे भी आपके उत्तर में ये नहीं आया कि 2023-24 से 2024-25 में हमने इन विभागों में कितनी इंप्रूवमेंट लेकर के आए हैं कि हम 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाए। और साथ ही साथ नेता सदन में आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की होड़ में
जो हमारा मिडिल क्लास का पॉकेट है, और ये डेटा में आरबीआई का मैंने यहाँ पे रखा है कि आज मिडिल क्लास की पॉकेट 25% से आकर के जीएसडीपी का 5% पे आ चुकी है। उन परिवारों के लिए सरकार अपने ग्रोथ रेट पे कैसे काम कर रही है, उस मिडिल क्लास को उसमें कैसे बचाएगी? बस ये 2 प्रश्न है, मैं अनुरोध करूंगी कि आगे बात करें। देखिए, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं, मुझे लगता है कि सदन की ओर से टैबलेट भी आप सबको उपलब्ध करवाए गए हैं, और हम लोगों ने जितने भी सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है, इस सबको सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया है। कोई जाकर के उसको ऑनलाइन उन सबको देख सकता है, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश आज देश का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। अभी हम लोगों ने फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया जा चुका है, और जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया है। ये 15 लाख का मतलब 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। ये पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है। एमएसएमई सेक्टर, जिसमें रोजगार सर्वाधिक प्राप्त होता है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट रखने वाला राज्य था, लेकिन इस सेक्टर को पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण, ये केवल हमने नहीं पैदा किया था, यह वह सेक्टर था जिस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं थी, और वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से विरासत के साथ हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन उपेक्षा के कारण यह सेक्टर दम तोड़ चुका था। हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से इसको फिर से आगे बढ़ाया। आज परिणाम है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। कोविड कालखंड के दौरान जब 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आया था, हम लोगों ने इन सभी लोगों को स्किल मैपिंग करके उनको उन्हीं सेक्टर में, उन्हीं जनपदों में अधिक से अधिक लोगों को समायोजित करने का काम किया था, और अधिकतर लोगों को उसी जगह पर नौकरी और रोजगार भी प्राप्त हुआ। अकेले एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी प्राप्त हुई है, जिसमें कोई अतिरिक्त लैंड नहीं देनी पड़ती है, सरकार को कोई अतिरिक्त इंसेंटिव नहीं देनी होती है। और उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल क्या है, अभी हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ सीएम युवा उद्यमी की एक नई योजना जारी की है। एमएसएमई विभाग इसको संचालित कर रहा है। महोदय, 1 महीने का भी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, जिसमें हम लोगों ने किसी भी नए उद्यमी को 5 लाख तक के बैंक के ऋण में हम लोगों ने उसे इंटरेस्ट फ्री ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में फिर 10 लाख तक। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक 96 लाख से अधिक नौजवानों ने इसके लिए आवेदन किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। जहां तक मध्यम वर्गीय आय वर्ग के लोगों की आप बात करना चाहती हैं, इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी ग्रोथ देखनी हो तो हम प्रदेश के अंदर सीडी रेशियो से देख सकते हैं। यह वही प्रदेश है जहां पे सीडी रेशियो 44% था, आज 60% क्रॉस कर चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश का पैसा तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही लग रहा है, और उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश के अंदर यह रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि पिछले 5 वर्षीय योजना के अंदर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बैंकों से सर्वाधिक लेन देन किया है। जनधन अकाउंट उसके उदाहरण हैं कि जिन लोगों के पास पहले बैंक में अकाउंट नहीं हुआ करता था, आज उनके अकाउंट में लाखों करोड़ रुपया
उन बैंकों में जमा है, इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति की क्रय करने की सामर्थ्य भी और जमा करने की सामर्थ्य भी बढ़ी है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण संभव हो पाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही आप जानना चाहेंगे, ये वही प्रदेश है 17 के पहले यहां किसान आत्महत्या करता था। आज उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। आज उसकी उपज का लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। गन्ना किसानों को 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। हर एक सेक्टर में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की उपज, अब उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश फिर से सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्यों में शामिल हो चुका है। सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश ने फिर से अपना स्थान बनाया। हर एक सेक्टर में यह विकास, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इन सबकी समीक्षा की जाती है। उसके अनुरूप सरकार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाती है। उन्हें जहां आवश्यकता पड़ती है उसके अनुरूप उन्हें टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में सरकार मदद करती है, फ्री बीज उपलब्ध करवाने में मदद देती है। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो पीछे था, या फूड प्रोसेसिंग में जो यूनिट यूपी के अंदर नहीं आ रही थी, वैल्यू एडिशन में जो काम कर सकता है, वह आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा रहा है। तो ये केवल एग्रीकल्चर का ही नहीं, केवल इंडस्ट्री का ही नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर में 10 के 10 सेक्टर की समीक्षा नियमित रूप से होती है। और टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़ देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो चुका है। तो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आप लोगों ने अपनी कारगुजारी के कारण दबाया था। आज उत्तर प्रदेश अपनी उन संभावनाओं को फिर से उजागर कर रहा है और देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के प्रति पूरी सद्भावना के साथ इस विकास में योगदान देने को तत्पर है। संख्या 3 हो गया प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न अनुपूरक हम पे आपने एमएसपी को बताया कि ये हमारे लागत मूल्य से एमएसपी की बात है। क्या सरकार ने धान और गेहूं का प्रति क्विंटल लागत मूल्य निकाला है और वो क्या है? पाणी जी, आपका प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर के है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। आप पता नहीं किसान हैं कि नहीं है, मैं नहीं जानता, क्योंकि आप लोग पेशे से समाजवादी हैं। और तो मैंने कहा कि प्रवृत्ति आप लोगों की वही है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद भी करके फिर जाएंगे। लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। देखिए, एक किसान अगर धान की खेती करता है, उसकी कुल लागत 1 एकड़ में 1 क्विंटल धान पैदा करने में 1100 रुपये आता है। सरकार उसको 2300 रुपये दे रही है। एमएसपी सरकार का 2300 रुपया है। ऐसे ही गेहूं का है। एक किसान की जो लागत आती है वह 1100 से 1200 आ रही है, सरकार उसको 2300 से 2400 रुपये दे रही है। आपको बड़ी कहते हैं। और प्रोक्यूरमेंट सेंटर, जो क्रय केंद्र सरकार इसके लिए उपलब्ध करवा रही है। 1 कुंटल गन्ना के भी दाम मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा आश्चर्य होता है। जब अभी बजट पे चर्चा होने दीजिए ना, उसमें उठाइए, उसमें पूरा जवाब भी देंगे। लेकिन ये एक किसान की लागत आती है। और मुझे ये कहते हुए कि पहली बार उन किसानों को सम्मान मिला है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रोक्यूरमेंट सेंटर के माध्यम से, सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जा रहा है, सीधे उसको पैसा दिया जा रहा है। और दलहन तिलहन के लिए भी अतिरिक्त आमदनी उस किसान की इसके माध्यम से हो सकती है। अन्य तमाम उसमें भी सरकार ने उसको दलहन तिलहन के लिए हमने फ्री में बीज भी उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये 1.5 गुना से ज्यादा दाम मिल रहा है और सरकार इसको आगे भी बढ़ाने का काम करेगी? प्रश्न संख्या 3 श्रेणी प्रधान है नहीं। संख्या 4 श्री पंकज मलिक।
धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गरीब से जुड़ा हुआ है। कई बार आपके माध्यम से मैंने उठाया तो मंत्री जी ने आपके निर्देशों के बाद भी जो मजदूरों की पीड़ा मैंने उठाई थी उसका जवाब नहीं आया। इसीलिए मैंने जो सरकार की कानून जो बने हुए हैं उसी के हिसाब से पूछा। मैंने इनसे पूछा, सेवायतन मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के चीनी मिलों में मजदूरों के हित की कोई रणनीति है? इन्होंने कहा जी हाँ। मैंने पूछा, मजदूरों के लिए वेतनमान वेज बोर्ड के अनुसार निर्धारित है? इन्होंने कहा जी हाँ। अब मेरे 3-4 सवाल है मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जिस अधिसूचना का इन्होंने जिक्र किया है, अधिसूचना संख्या बला TC दिनांक 29 जून लखनऊ को राज्य के किन किन मिल द्वारा लागू किया गया है, कृपया बता दें। और अधिसूचना के अनुसार किन किन मिल द्वारा वेतन अंतर धनराशि का भुगतान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों को किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो कृपया वो भी बता दें। मान्यवर, शुगर कारखानों में काम करने वाले, यह भी सूचना शुगर कारखानों में काम करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्मकारों पर समान रूप से लागू है या नहीं है? क्या राज्य में स्थित शुगर कारखानों में अप्रत्यक्ष कर्मकारों को निर्धारित वेतन व भत्तों का लाभ प्राप्त कराया जा रहा है? यदि है तो क्या राज्य सरकार के पास इसका विवरण है? किन किन शुगर मिलों द्वारा अधिसूचना का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों को दिया गया है? मान्यवर, श्रम विभाग में कुछ योजनाएं मजदूरों के श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ शिकायतें भी मेरे पास है, वो भी बताऊंगा। मान्यवर, श्रम विभाग में जो 9 योजनाएं शायद हैं जो मजदूरों को दी जाती हैं, श्रमिकों को, आवास विवाह में, कन्या के विवाह में अनुदान, इलाज में छूट, आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा यानी सब पे राशन कार्ड है या नहीं है, आदि सुविधाएं जो दी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं, कृपया मंत्री जी बता दें कि तितावी मिल, तोराला मिल, शामली मिल, रोहाना मिल, ऊन मिल, थाना भवन मिल और बुढ़ाना मिल की शिकायतें मेरे पास है। क्या आपकी जानकारी में है कि वहां मजदूरों का शोषण किया जा रहा है? मान्यवर, एक सहकारी चीनी मिल का मामला है आज